अरे हरिराम, आवा बेटा चा पिला तो के तोहार तो हमेशा खेत पे भागेला। इल्लेल घोड़वन के चक्कर में केहू अपनी जान थोड़े गवाई। ई रात कुकुरन के रोवे की आवाज सुना था बाड़ू, मन एकदम घबरा जात बा। रामू, तू क्या जाने ये खेत क्या चीज है। ये मिट्टी नहीं है, हमारी रगों में दौड़ता खून है। इसी से हम जिंदा हैं और इसी की बदौलत हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। किसान के लिए उसका खेत उसकी इबादतगाह है और पहरेदारी उसका धर्म। शहर के लोग जो एसी कमरों में बैठकर ऑर्गेनिक खाने की बात करते हैं, उन्हें क्या पता कि उस एक दाने के पीछे कितनी रातों का खौफ छिपा होता है। यहाँ हम सिर्फ फसल नहीं उगाते, हम प्रकृति की हर मार से लड़ते हैं। हाँ बेटा, तू सही बोल रहा है। ये खेत ही हमारी जिंदगी है। जो शहर में ऊंचे मकानों में बैठकर चैन की रोटी तोड़ रहे हैं, उनकी थाली का हर दाना एक किसान के पसीने की गवाही देता है। हम नहीं तो दुनिया भूखी सोएगी। पर बेटा, इस मिट्टी की अपनी एक जुबान होती है। ये कभी कभी ऐसी बातें कहती है जिन्हें हर कोई नहीं सुन पाता। मिट्टी के नीचे सिर्फ जद्दे नहीं होती, कभी कभी पुराने राज भी दफन होते हैं। अरे काका, शहर वाले तो हमन के कुछ नहीं समझाते। उ लोगन के तो लागत बा कि अनाज फैक्ट्री में बनेला, किसान के दुख तो खाली किसनवे जानेला। वहाँ के लोगन के तो खाली पैसा चाहिए, पसीना के गंध तो उ लोगन के बदबू लागेला। वहाँ के लोगन के पास दिल न होला, खाली घड़ी होला। पर ई हवा आज काहे ऐसन चलत बा? ऐसन लागत बा जैसे केहू कान में फुसफुसावत बा। नामू, ऐसा नहीं है, वक्त बदल रहा है। खैर, आज मौसम बहुत भारी है। हवा का रुख बता रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। आसमान का रंग देखो, मटमैला काला हो गया है। ऐसा लग रहा है मानो आसमान फटने वाला है और धरती कुछ निगलने के लिए तैयार है। बाहर अचानक बिजली कड़की। गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि टपरी की कच्ची छत के कोने से मिट्टी झड़कर नीचे गिरने लगी। रामू थोड़ा सिहर गया और बोला, अरे छोड़ी सब बात काका, एक कहानी सुनाई एकदम डरावना। बरसात आ रहल बा ओई पर सुनाई, मन एकदम सनसना जाए के कही। ई डरता चाहे कि चुस्की के साथ कुछ औरी ही रंग जमाई। सुनावा काका, वो जवन तू जामुन वाली बात कहत रहला। काका की आंखें अचानक पत्थर जैसी स्थिर हो गई। उन्होंने बाहर उमड़ते काले बादलों की ओर देखा, जहां बिजली की कौंध में जामुन के पेड़ों के झुरमुट किसी काली सेना की तरह खड़े दिख रहे थे। काका बोले, बेटा, कहानियां तो मनोरंजन के लिए होती हैं, लेकिन जो मैं सुनाऊंगा वो मेरी रूह पर खरोंच की तरह दर्ज है। 25 साल पहले भी ऐसी ही काली रात थी। हवा में वही नमी थी और दिल में वही बेचैनी। उस रात जामुन के पत्तों की खड़खड़ाहट में भी चीखें सुनाई दे रही थी। उस रात की हवा में अजीब सी भारीपन थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा के झोंके नहीं, बल्कि कोई अदृश्य हाथ हमारे चेहरे को थपथपा रहे हो। गालों पर गिरती बारिश की बूंदें बर्फीली सुइयों जैसी चुभ रही थीं। भोला मेरा लंगोटिया यार था, हिम्मत ऐसी कि अकेले शेर से भिड़ जाए। हम साथ में कुश्ती लड्डे दहाते थे, साथ में सिंचाई करते थे। पर उस रात जब उसने मेरे घर का किवाड़ खटखटाया तो उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। उसकी सांसें फूल रही थीं। उसकी आंखों में एक ऐसी दहशत थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने बस इतना कहा, अरे, खेत की मेड़ पर कोई है जो हमें बुला रहा है। मुझे लगा कोई चोर होगा या शायद कोई भटकता हुआ राहगीर। पर जैसे ही हम घर से बाहर निकले, सन्नाटे ने हमें दबोच लिया। जैसे जैसे हम जंगल के संकरे रास्ते पर बरह रहे थे, पेड़ों की परछाइयाँ राक्षसों जैसी बढ़ती होती जा रही थीं। बारिश की बूंदें पत्तों पर गिरकर ऐसी आवाज़ कर रही थीं जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। ऐसे भ्रम हो रहे थे। रास्ता जो हमें रोज़ याद रहता था, उस रात बदला हुआ लग रहा था। हर कदम पर ऐसा महसूस होता था कि ज़मीन हमें नीचे खींच रही है। अचानक बिजली कड़की और एक पल के लिए पूरा आसमान दूधिया सफ़ेद हो गया। उसी क्षण हमने उसे देखा। वह औरत रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी। उसके भीगे हुए बाल टखनों तक लटक रहे थे, जिनमें से पानी नहीं बल्कि कुछ गाढ़ा काला सा टपक रहा था। उसने साड़ी पहनी थी जो बारिश में भीगकर उसके शरीर से चिपकी नहीं थी, बल्कि हवा में ऐसे लहरा रही थी जैसे पानी के भीतर काई लहराती है। उसका शरीर एक ओर झुका हुआ था, जैसे उसकी रीरज की हड्डी टूटी हुई हो। उसके हाथों की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं और उनके नाखून मिट्टी से सने हुए काले थे। भोला के कदम अचानक तेज हो गए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई सम्मोहन। वह किसी रोबोट की तरह उसकी ओर खींचा जा रहा था। मैंने चिल्लाकर उसे रोकना चाहा। भोला, रुक जा, ये कुछ ठीक नहीं है। पागल हो गया है क्या? पर भोला जैसे बहरा हो चुका था। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर चढ़ गई थीं। केवल सफेद हिस्सा दिख रहा था। वह औरत धीरे से मुड़ी और घने कटीले जंगलों की ओर चलने लगी, जहां इंसानों का जाना नामुमकिन था। झाड़ियां खुद ब खुद उसके लिए रास्ता छोड़ रही थीं। मैंने अपनी लालटेन नीचे की ओर झुकाई ताकि देख सकूं कि वह कौन है। नीचे ताज़ी मिट्टी और कीचड़ था। मेरे पैरों के निशान गहरे धंस रहे थे, लेकिन वह औरत
उसके पैरों के नीचे की घास मुड़ तक नहीं रही थी। वह जमीन से 2-3 इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। उसके पैरों के पंजे पीछे की ओर मुड़े हुए थे, जो कीचड़ को छू भी नहीं रहे थे। वह इंसानी चाल नहीं थी, वह तो किसी शिकार को जाल में फंसाने वाली रूह की गति थी। उस औरत ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसकी गर्दन से ऐसी करकराहट की आवाज आ रही थी जैसे कोई पुरानी सूखी लकड़ी टूट रही हो। भोला उसके पीछे पीछे झाड़ियों के अंदर घुसता चला गया। कटीली झाड़ियां उसके बदन को चीर रही थीं। कुर्ते के चिथड़े उद्दह रहे थे, खून निकल रहा था, पर उसे दर्द का एहसास तक नहीं था। वह किसी गहरे सम्मोहन में था, जैसे उसकी चेतना को किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, गंध बदलने लगी। वहां चमेली की खुशबू और ढे हुए मांस की बदबू का एक अजीब मिश्रण था। भोला धीरे धीरे कुछ गुनगुनाने लगा था, लेकिन वह हमारी भाषा नहीं थी। वह कुछ पुराने मंत्रों जैसा लग रहा था। मुझे लगा कि अगर मैंने उसे अभी नहीं रोका तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। जंगल के उस हिस्से में पुराने बरगद के पेड़ थे, जिनकी जद्दें फांसी के फंदों की तरह लटक रही थीं। उन जद्दों के बीच से गुजरते वक्त मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा टखना पकड़ दाजने की कोशिश कर रहा है। जंगल के उस हिस्से में सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी धड़कनें किसी नगारे जैसी सुनाई दे रही थीं। वहां हवा भी थम गई थी, मानो कुदरत ने अपनी सांसें रोक ली हों। तभी हम उस जगह पहुंचे जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। सामने एक विशालकाय जामुन का पेड़ था, जो शायद दशकों पहले बिजली गिरने से टूटकर रास्ते पर गिरा था। उसकी लकड़ी काली पड़ चुकी थी, जैसे उसे किसी ने अंदर से जलाया हो। उस पर अजीब से नीले रंग की काई जमी थी, जो अंधेरे में हल्की हल्की चमक रही थी। वह औरत उस जामुन की लकड़ी के पास जाकर रुक गई। उसने अपनी गर्दन को धीरे धीरे 180 डिग्री तक घुमाया, बिना अपना धधत मौत दे। जब बिजली कड़की तो जो मैंने देखा उसने मेरी रूह को कंपा दिया। उसका चेहरा मांस का नहीं था, बल्कि सूखी हुई खाल जैसा था। उसकी आंखों की जगह बस 2 अंगारे थे, जिनमें 2 जलते हुए कोयले चमक रहे थे। उसकी नाक की जगह सिर्फ 2 छेद थे, जिनसे ठंडी भाप निकल रही थी। उसने अपना मुंह खोला और उसके अंदर से हजारों कीड़ों के रेंगने जैसी आवाज आई। चले जाओ, वरना जान से जाओगे। एक ऐसी आवाज गूंजी जो गले से नहीं, बल्कि चारों तरफ की हवाओं से एक साथ आ रही थी। ऐसा लगा जैसे पेड़ पौधे और खुद मिट्टी चिल्ला रही हो। हरिराम ने कांपते हाथों से पसीना पोंछते हुए पूछा, काका, फिर आपने क्या किया? क्या आपने जामुन की लकड़ी को पार किया? क्या भोला काका उस पार चले गए? क्या उस औरत ने कुछ मांगा? नहीं बेटा, उस पल मौत मेरे सामने खड़ी थी। तभी मुझे मेरे दादाजी की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि जामुन का पेड़ शुद्ध होता है, उसकी लकड़ी डीड ही हवन में काम आती है। लेकिन जब वह मरकर गिर जाता है और उस पर कोई अधूरी इच्छा वाली आत्मा आसन जमा लेती है, तो वह एक पोर्टल या दहलीज बन जाती है। उस लकड़ी को लांघने का मतलब था अपनी आत्मा को दूसरी दुनिया के हवाले कर देना। जामुन की लकड़ी उस रात एक अभिशप्त सीमा रेखा बन गई थी। वह औरत चाहती थी कि भोला उस लकड़ी को पार करे, ताकि वह उसकी देह में प्रवेश कर सके। भोला ने जैसे ही अपना पैर उस लकड़ी के ऊपर रखा, उसकी देह कांपने लगी। वह लकड़ी अचानक धड़कने लगी, जैसे उसके अंदर कोई दिल धड़क रहा। मैंने अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी कमीज का पिछला हिस्सा पकड़कर उसे पूरी ताकत से पीछे खींचा। उसी समय उस औरत ने एक चीख मारी, ऐसी तीखी चीख जैसे 1000 शीशे एक साथ टूटे। उस आवाज से जंगल के सारे पक्षी एक साथ उड़ने लगे और आसमान में परों की फड़फड़ाहट का शोर मच गया। मैंने हार नहीं मानी। उस समय मुझे लगा कि मेरे पीछे मेरे पूर्वज खड़े हैं। मैंने अपनी जेब से हनुमान चालीसा की एक छोटी किताब निकाली, जो मैं हमेशा अपने पास रखता था। मेरे हाथ कांप रहे थे, पन्ने भीग रहे थे, पर मैंने जोर जोर से मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे ही हनुमान का नाम मेरी जुबान पर आया, वह औरत तड़पने लगी। उसका शरीर धुएं की तरह बिखरने लगा और उसकी आंखों के अंगारे बुझने लगे। लेकिन जाते जाते उसने उस जामुन की लकड़ी पर अपना हाथ जोर से मारा। एक भयानक धमाका हुआ और वह भारी लकड़ी बीच से फट गई। जब तक सुबह हुई, सूरज की पहली किरण ने उस काले जादू को तोड़ा। भोला होश में तो आ गया, लेकिन वह 3 दिन तक बोल नहीं पाया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। उसके गले पर उस औरत की उंगलियों के नीले निशान छपे थे, जैसे किसी ने लोहे के गर्म पंजों से उसे दबाया हो। काका की कहानी खत्म होते ही टपरी के बाहर एक पुराने पेड़ की टहनी टूटने की जोर से आवाज आई। काका, ये तो बहुत डरावना बा। का वो औरत अभी भी हुए बा? हम तक कल वही रास्ते से गई लिए, हमके तो कुछ ना दिखाई दिल। वो सबको नहीं दिखती रामू। वो उसे दिखती है जिसका मन कमजोर हो, या जिसकी नीयत में खोट हो, या फिर उसे जिसकी किस्मत में उस रात मौत लिखी हो। वो जामुन की लकड़ी एक जाल है, और हम किसान उस जाल के आसपास अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। काका, आपकी बात सुनकर अब मुझे अपने खेत की मेड़ पर जाने में भी डर लग रहा है, पर क्या करें, फसल तो बचानी ही होगी। डरना जरूरी है हरिराम, डर ही हमें सावधान रखता है। ये जो तुम नीलगायों से फसल बचाने जाते हो, ये सिर्फ जानवरों से लद्दाई नहीं है, ये इस मिट्टी के साथ एक समझौता है।
हम उसे अपना पसीना देते हैं और बदले में वो हमें अनाज देती है, पर कभी कभी वो हमसे कुछ और भी मांगती है। उस रात उसने भोला को मांगा था, पर हनुमान जी की कृपा से वो बच गया। पर हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता। अरे बाप रे काका, ई का सुना देला। अब तो हमके लागेला कि हमार खेतवा के पीछे वाला जामुन का पेड़ भी हमके देखत बा। ओकर टहनिया हाथ जैसन लागत बा। देखा देखा वहां का चमचमात बा। काका, शहर वाले इसे सिर्फ एक डरावनी कहानी या वहम कहेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि मिट्टी और कुदरत के अपने कायदे होते हैं। कुछ चीजें समझने के लिए नहीं, बल्कि उनसे दूर रहने के लिए होती हैं। जामुन की लकड़ी सिर्फ लकड़ी नहीं, उस रात वो जीवन और मौत के बीच का पर्दा थी। विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब नहीं होता, कुछ जवाब सिर्फ तजुर्बे और डर में छिपे होते हैं।